नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं एजुकेशन फैकल्टी में, तो उसके लिए रिसर्च प्रपोजल कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में यह वीडियो है। यह वीडियो देखने से पहले आप ये ध्यान में रखिए कि जो सारा गाइडलाइंस और जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के हिसाब से कस्टमाइज करना है। आपके गाइड के हिसाब से, आपका टॉपिक, रिसर्च टाइप, इसके हिसाब से आपको अपने तरीके से करना है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये करते समय मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मॉडल अपने सामने रखा है और एक सैंपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जगह जगह पर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप इसको समझ पाएंगे कौन से पॉइंट किस तरह से रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं पेज सेटअप से। पेज सेटअप के लिए भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन पहले देखनी होगी। अगर नहीं है तो मैं जनरल बता रहा हूँ कि साइज जो होगा पेपर का वो A4 साइज होगा। फॉन्ट साइज रेगुलर 12 होना चाहिए, पॉइंट्स के भी रेगुलर 12 और बोल्ड होना चाहिए, टाइटल 14 और बोल्ड होना चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखिए। फॉन्ट सजेस्टेड मैं सजेस्ट कर रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन, जो वो जनरली कॉमन है, सब तरफ यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट में रहिए। अलाइनमेंट जो होती है पूरे प्रपोजल की, वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, जस्टिफाइड होनी चाहिए। सिर्फ जो टाइटल पेज है उसका अलाइनमेंट सेंटर का आएगा। लाइन स्पेसिंग, जो दो लाइन के बीच में जो अंतर होता है वो 1.5 चाहिए। मार्जिन जो होता है लेफ्ट का 1.5 और बाकी सब तरफ 1 रखिए। पेज बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं होती है रिसर्च प्रपोजल में। एक्सपेक्टेड पेजेस कम ज़्यादा हो सकती है। मुझे लगता है कि 15 से लेकर 20 पेज तक आप अगर करते हो तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंटेंट होगा ये समझने के लिए कि आप क्या करना चाहते हो, और ज़्यादा लेंदी भी ना हो, ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो। इसके अलावा आप पूरे जो भी रिसर्च सेंटर वहाँ से भी गाइडलाइन दी जाती है, आप उसको भी फॉलो कीजिए। उसके सेंटर में जाके वहाँ पे कुछ सैंपल भी आप देख सकते हो पहले वाले स्टूडेंट ने बनाए हुए। इसकी इंडेक्स को देखती है। इंडेक्स के मुझे ऐसा लगता है कि 19 पेजेस होने चाहिए, 19 पॉइंट्स होने चाहिए। हालांकि इसमें कम ज़्यादा हो सकता है हर एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। 9 इसमें 19 हम कर सकते हैं। टाइटल पेज आएगा, इंडेक्स आएगा, फिर कैंडिडेट का डिक्लेरेशन आएगा, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मतलब पीएचडी गाइड का सर्टिफिकेट आएगा। उसके बाद ये पॉइंट में 1 बाय 1 एक सैंपल के मदद से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें किस पॉइंट के अंदर क्या आना चाहिए। ये कम ज़्यादा फिर हो सकता है, आपको गाइड और रिसर्च सेंटर से कंसल्ट कीजिए। टाइटल पेज से शुरू करते हैं। आइए, टाइटल पेज की जो अलाइनमेंट होगी वो सेंट्रल अलाइनमेंट होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। और इसमें क्या क्या होना चाहिए आप देख सकते हो। ऊपर आएगा, सबसे पहले आएगा आपका टाइटल, जो भी आपका टाइटल है वो टाइटल आएगा। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, कहाँ पे आप सबमिट कर रहे हो, किस फैकल्टी के लिए कर रहे हो, किस डिग्री के लिए कर रहे हो, ये यहाँ पर आना चाहिए रिसर्च प्रपोजल के टाइटल में। उसके बाद आपका खुद का नाम आएगा, आपके गाइड का नाम आएगा। याद रखिए यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन या आपके नाम के आगे कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका नाम लिखिए। और उसके बाद रिसर्च सेंटर का नाम आएगा, और नीचे आप ये कब सबमिट कर रहे हो उसमें मंथ और ईयर आना चाहिए। ये टाइटल पेज होगा, इसकी अलाइनमेंट सेंट्रल होगी। उसके बाद आएगा कैंडिडेट का डिक्लेरेशन आएगा। कैंडिडेट के डिक्लेरेशन में आपको ये करना है कि ये जो आप कर रहे हो ओरिजिनल वर्क है, और जो भी यहाँ पे आपने रेफरेंस दिए उसके आप रेफरेंस यहाँ पर दे रहे हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सैंपल है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग हो सकता है, बट कंटेंट ऐसे होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आएगा सर्टिफिकेट बाय द सुपरवाइजर आएगा, जहाँ पर आपको ये सुपरवाइजर मतलब गाइड क्या आएगा, गाइड सिग्नेचर इसमें ये आएगा कि ये अंडर उनके गाइडेंस ले रहे हैं कैंडिडेट, उनके गाइडेंस के अंदर ये रिसर्च प्रपोजल बनाया है। तो ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो अगर आपको लगता है कि ये सैंपल आपके लिए फ़ायदेमंद है। टाइटल के पेज के बाद इंडेक्स आएगा। इंडेक्स में आपको ये कैंडिडेट डिक्लेरेशंस ये सब इनके सीरीज लिखना है और पेज नंबर डालना है। इंडेक्स का काम आपका सबसे बाद में होना चाहिए, क्योंकि ये पेज नंबर रेगुलरली बदलते रहते हैं। पूरा सेटअप होने के बाद इंडेक्स में आप पेज नंबर डालिए, पहले डालने की ज़रूरत नहीं। तो आइए इंडेक्स के हिसाब से हम देखते हैं आगे इसमें क्या क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक जो रिसर्च वेरिएबल आपने लिया है, जैसे कि इस रिसर्च में मैं ई कंटेंट ई स्किल लेने वाला हूँ, तो उसके रिगार्डिंग जो है जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में कहाँ पे क्या कहा गया है, ये जनरल उसको कॉन्सेप्ट को जो भी हमारा वेरिएबल है उसके बारे में जनरल लिखना है। उसके बाद नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी में आपको ये लिखना है कि जो भी रिसर्च एरिया आपने लिया है उसका आज के इस पीरियड में क्या रिलेवेंट है। जैसे कि अब यहाँ पर ई स्किल और ई कंटेंट डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है ये कहा गया है, और टीचर्स के लिए इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस स्टडी के लिए सैम्पल स्टूडेंट टीचर है, इसलिए यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि
स्टूडेंट के लिए इसकी क्या ज़रूरत है कि उनको ई स्किल डेवलपमेंट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग जो बॉडीज़ है उन्होंने क्या कहा है, जैसे कि यूनेस्को ने कहा क्या क्या कहा है, यूजीसी ने कहा क्या कहा है इस बारे में, एनसीटी नैक ये भी क्या कहते हैं, ये करके इस सब्जेक्ट का नीड एंड इम्पोर्टेंस कहा गया है। उसके बाद रैशनल ऑफ द स्टडी में ये कहा गया है कि जो गैप्स है वो गैप ये रिसर्च कैसे फिल कर सकता है, इस रिसर्च के जो रिजल्ट आएंगे वो उस नीड को कैसे कंप्लीट करेंगे, ये हमें रैशनल में कहना है। उसके बाद का पॉइंट्स है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में आपको लेवल के हिसाब से वो रिव्यू को आप डिवाइड कीजिए, जैसे पहले पीएचडी के उसके टाइटल ये लिखिए, उसका इन शॉर्ट आप डिस्क्रिप्शन लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखना है, और ये लेवल के हिसाब से इसको क्लासीफाई करिए, पहले पीएचडी के लेना है, फिर एमफिल के लेने हैं, फिर उसके बाद एमएड के लेने हैं, और अगर उसके अलावा भी कुछ रिसर्च आर्टिकल है तो वो भी आप ले सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एट द एंड ऑफ दिस रिव्यू आपको उस जो रिसर्च किया है इसमें से आपका रिसर्च और ये रिव्यू किए गए रिसर्च, इनमें से आपका अलग कैसे, ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट एलेबोरेट करना है, सो दैट जो रिसर्च कमिटी वो समझेगी कि आपका टॉपिक नया है और रिपीटेटिव वर्क नहीं है। तो ये आखिरी में आपको रिव्यू के आखिरी में ये आपको करना है कि आपका रिसर्च नॉवेल कैसा है, नया कैसे है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में जो आपका रिसर्च टाइटल उसको 16 थोड़ा एलाबोरेट कीजिए, टाइटल हम थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं रखते, बट उसको हमें पूरी तरह से एलाबोरेट उसके सारी वेरिएबल को डिटेल में हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में बताना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मत करिए, ऑब्जेक्टिव को थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा कलेक्शन टूल लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लगेगा। तो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे कि ये रिसर्च है, यहाँ पे पहला है कि टू डेवलप ई कंटेंट पैकेज, उसकी इफेक्टिवनेस टेस्ट करना है। उसके बाद आएगा ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने उस जो भी कॉन्सेप्ट आप ले रहे हो, वेरिएबल ले रहे हो, उसका इस रिसर्च के रिगार्डिंग क्या आपने इंटरप्रिटेशन किया, क्या अर्थ लिया है, क्योंकि इसका डिक्शनरी मीनिंग तो अलग होगा। अपने रिसर्च के लिए हम क्या करें, जैसे अब स्टूडेंट टीचर ऑफ बीएड कोर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो कि फुल टाइम बीएड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में, ये इसका मीनिंग है। तो इस रिसर्च के लिए क्या मीनिंग है ये लिखे, जैसे कि ई स्किल का जनरल डेफिनेशन अलग होगा, अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग कहा गया होगा, बट इस रिसर्च के लिए क्या है, तो वीडियो फाइल ब्राउजिंग, ईमेल चैट, ब्लॉग, विकी और इससे रिगार्डिंग स्किल को ही सिर्फ ई स्किल इस रिसर्च के लिए कहा जाएगा। इस तरह से आपको आपके द्वारा यूज किए गए जो मेन टर्म्स है इस रिसर्च प्रपोजल में, उसके ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब आपने क्या मीनिंग लिया है वो यहाँ पे अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद एजम्पशन का मतलब ये है कि आपने क्या एजम करके ये रिसर्च प्रपोजल आगे बनाया, ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। जैसे कि ई कंटेंट इफेक्टिव है, ये डेवलप किए जा सकते हैं, टीचर्स के लिए इसकी ज़रूरत है, इसलिए ये रिसर्च टॉपिक हम ले रहे हैं, ये यहाँ पर एजम किया गया है, एज्यूम किया गया है। और ये एजम्पशन हमने कहाँ से लिया है उसको हमें यहाँ पर कोट करना होता है, यहाँ पर दिखाना होता है कि इस बुक के आधार पर, इस रिसर्च के आधार पर, इस आर्टिकल के आधार पर हमने ये एज्यूम किया है, उसका बेसिस यहाँ पर देना होता है, और ये आगे बिब्लियोग्राफी में आना चाहिए। हाइपोथेसिस में दो टाइप के हाइपोथेसिस हो सकते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस है जहाँ पर आपको ये बताना है कि आपके जो रिसर्च है उसका टेंटेटिव आंसर क्या होने वाला है, आपके क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो हम हाइपोथेसिस में हम पेश करते हैं। जैसे कि इफ द स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट टीचर ये कंटेंट पैकेज यूज करते हैं तो उनका ये स्किल बढ़ने वाला है, ये यहाँ पे रिसर्च हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस हम स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट करते हैं, तो ये हम ये दिखाते हैं कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के कोई स्कोर में कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब ये ई कंटेंट पैकेज की वजह से ई स्किल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। तो ये जो न्यूट्रल स्टेटमेंट होते हैं ये नल हाइपोथेसिस में होते हैं। आगे स्कोप एंड लिमिटेशंस में हमें ये दिखाना है, स्कोप का मतलब है कि ये कौन से पॉपुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं इसके रिजल्ट, और कौन से स्किल को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो बीएड कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और स्पेसिफिक ई स्किल के लिए एप्लीकेबिलिटी। स्कोप्स को अगर रिलेट करें तो हम ऑपरेशनल डेफिनेशन से रिलेट कर सकते हैं। डिलिमिटेशन का मतलब है कि हमने क्या ऐसे डिसाइड, क्या क्या चीज़ें ऐसे डिफाइन की है उस वेरिएबल से रिलेटेड, वो हमें देना है। जैसे पॉपुलेशन डिलिमिटेशन क्या है, तो ये है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे, बीएड कॉलेज के स्टूडेंट होंगे। वेरिएबल की डेफिनेशन है कि सिर्फ ये 6 स्किल जो है यही इसके बारे में ही हम सिर्फ स्टडी करने वाले हैं। तो हम पूरा का पूरा रिसर्च किसी भी टॉपिक को ले ले तो हम पूरा बहुत ज़्यादा वास्ट रिसर्च नहीं कर सकते, हमें सब कुछ लिमिट करना होता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, इसलिए ये सारे डिलिमिटेशन हम लिखते हैं। टाइम डिलिमिटेशन मतलब ये किस पीरियड में कंडक्ट किए जाना रिसर्च, वो टाइम डिमिलेशन है। जियोग्राफिकल डिलिमिटेशन का मतलब कि आप कौन से पॉपुलेशन में जो किस जियोग्राफिकल एरिया में सिचुएट है उसके बारे में हम ये
यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने। हालांकि ये ऐसे लिखना ज़रूरी है नहीं है, ये अपने अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ये ना भी लिखे तो टाइटल नहीं दे तो भी चलता है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन, एक और पॉइंट आता है लिमिटेशन का। लिमिटेशन और डिलिमिटेशन में फ़र्क ये है कि लिमिटेशन का मतलब ये है कि हमारे रिसर्च के क्या फ्लॉज हो सकते हैं, क्या कमियां हो सकती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होता है लिमिटेशन। और डिलिमिटेशन हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ें हम इतने स्टूडेंट लेंगे, ये मीडियम लेंगे, ये स्किल लेंगे, तो हम वेरिएबल को अपने आप डिफाइन करते हैं, उसको डिलिमिटेशन कहते हैं। लिमिटेशन जो हमारे लिमिटेशन के बाहर है, जो कि हमारे लिमिटेशन ऑफ रिसर्च है, कि हमारे रिसर्च में क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्या क्या चीज़ें ऐसी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि जो रिजल्ट ऑफ द स्टडी डिपेंड डेटा कलेक्शन का बेस है। मान लीजिए हम ई स्किल टेस्ट कर रहे हैं, स्किल में अगर किसी को अच्छे मार्क्स है तो हम ये कहेंगे कि इसके स्किल अच्छे हैं। हो सकता है कि उसके सेकंड टाइम ले, थर्ड टाइम ले, तो हो सकता है कि इसमें कुछ अलग रिजल्ट आ जाए, बट हमारा रिजल्ट जो है वो इस टाइम पर जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसी के बेसिस पर है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती है। दूसरी बात, जो इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नियस वेरिएबल है वो कैन नॉट बी कंट्रोल। जैसे दो स्टूडेंट है, एक का मान लीजिए एक को इंटरेस्ट ज़्यादा है कंप्यूटर्स में, तो हो सकता है उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़े और दूसरा ज़्यादा अच्छे से ना सीखे, बट ये इंटरेस्ट का फैक्टर हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन है जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट में हो सकता है कुछ गलतियाँ आ जाए, कुछ मिस्टेक्स हो जाए। पॉपुलेशन लिखते समय हमें ध्यान में रखना है कि सारे स्टूडेंट जितने भी हम करें, उसका ब्रॉडर जो कॉन्सेप्ट है वो लिखना है। जैसे कि पुणे यूनिवर्सिटीज़ में जो बीएड कोर्स कर रहे हैं उनके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, वो सारे इसके लिए पॉपुलेशन है। सैंपल, इसमें से हम कितना एक्चुअली प्रेजेंट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के लिए कितने स्टूडेंट लेंगे, कितने स्कूल कॉलेजेस लेने वाले हैं, इसको हमें एक्चुअल सैंपल में लिखना है। तो सैंपल अगर हम देखें यहाँ पर, तो 10 कॉलेजेस है, 5 कॉलेज सिटी एरिया से है, अर्बन एरिया, और 5 कॉलेज है जो गांव से है, रूरल एरिया से है। उसमें से 400 स्टूडेंट लेने वाले हैं। किस तरह से लेने वाले, ये हमें अगर हमारा इसमें स्ट्राटा है तो उसको अलग अलग स्ट्राटा के हिसाब से हमें वो डिफाइन करना है। उसके बाद मेथडोलॉजी के में कुछ पार्ट है, जैसे रिसर्च मेथड कौन से यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि ये अप्लाइड रिसर्च है और ये रिसर्च एरिया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। इसमें मिक्स मेथड का यूज़ किया जाने वाला है, जिसमें सर्वे मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ की जाने वाली है। इसके बाद में हमने क्या किया, आगे एक्सप्लेन किया है कि ये रिसर्च करते समय प्रोडक्ट मेथड का किस तरह से यूज़ किया जाएगा, और ये कंटेंट डेवलपमेंट की जो गाइडलाइन है यूजीसी को, उस तरह से उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड किस तरह से यूज़ की जाएगी ये लिखा है, और इस एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो साइकोलॉजिकल जो थेरीज है वो यूज़ करने वाले, ये यहाँ पर हमने लिखने की कोशिश की है। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन आपको लिखना है, सिंगल ग्रुप लेने वाले हो, 2 ग्रुप लेने वाले हो, इक्विवेलेंट ग्रुप लेने वाले हो, किस तरह से क्वासा डिज़ाइन है, कौन से डिज़ाइन लेने वाले, ये आपको रिसर्च डिज़ाइन में लिखना है। जैसे यहाँ के 2 ग्रुप्स लिया है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, इसके हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया है किस तरह से कितने स्टूडेंट किस ग्रुप में होंगे। वेरीफाई को आपको वेरिएबल्स को बारे में शॉर्ट लिखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको जो हम प्रोग्राम डेवलप करने वाले हैं वो ई कंटेंट पे इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट जो है वो स्किल है। अब ये डिपेंडेंट कैसे है, क्योंकि ये ई स्किल का डेवलपमेंट डिपेंड है क्वालिटी ऑफ ई कंटेंट पैकेज पर, तो इसलिए ई स्किल डिपेंड है। अगर ई कंटेंट पैकेज अच्छा हुआ तो ई स्किल बढ़ेगा, अगर नहीं हुआ तो उतना अच्छा नहीं बढ़ेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो डिपेंड है इस वेरिएबल पर, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। ये कंटेंट पैकेज ई स्किल पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद कंफाउंडिंग या एक्सट्रानियस वेरिएबल, जिसको हम कंट्रोल नहीं करने वाले, बट जिसका इम्पैक्ट हो सकता है कि इस रिजल्ट पर आए, जो कि हमने लिमिटेशन में लिखा है कि ये एज फैक्टर है, आईक्यू है, इंटरेस्ट है, हियरिंग एंड ऑब्जर्वेशन, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जो हमारे रिजल्ट पर हो सकता है इनका इम्पैक्ट हो, बट हम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे। जैसे हमें अगर हम एज को कंट्रोल कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि अब मान लीजिए हम एक क्लास में स्टूडेंट लिए बीएड कॉलेज के, तो अगर हम एक एज डिफाइन करके 23 एज, लेकिन हम देखेंगे कि बीएड स्टूडेंट में 23 के ही सारे नहीं होते, कोई 22 का आ सकता है, हो सकता है 25 का, 35 का आ सकता है। तो यहाँ पर अगर चाहे तो फिर उतने स्टूडेंट हमें सैंपल में नहीं मिलेंगे, इसलिए हम एज को कंट्रोल नहीं करते। अगर आप करना चाहो, आपको पॉसिबल है, तो आप ये कंट्रोल कर सकते हो। तो ये यहाँ पे कन्फाउंडिंग या एक्सट्रानियस वेरिएबल में है, वो कंट्रोल वेरिएबल्स में आएगा। उसके बाद आप लिखिए डेटा कलेक्शन टूल के बारे में, कितने डेटा कलेक्शन टूल किस बारे में, किस लिए आप यूज़ करने वाले, इसके बारे में थोड़ा सविस्तर लिखिए, थोड़ा विस्तार में लिखिए। जैसे यहाँ पे 3 है, क्वेश्चनर फॉर टीचर्स है, अचीवमेंट टेस्ट फॉर टू टेस्ट द नॉलेज है, एंड रूब्रिक्स है टू टेस्ट द स्किल्स है। 3 यहाँ पे टूल डेवलप किए जाने वाले, जिसको प्रपोज किया है। उसके किस तरह के सवाल आने वाले उसके बारे में थोड़ा लिखा है।
अचीवमेंट टेस्ट का क्या पर्पज़ है, क्या लिखने वाले हैं। तो प्रपोजल में आप एक्स्ट्रा कुछ मत लिखिए, कॉन्सेप्चुअल कुछ मत लिखिए, जो आप अपने रिसर्च में करने वाले हैं वो लिखिए। जैसे रूब्रिक्स है, कौन से रूब्रिक्स कर यूज़ करने वाले हैं, किस चीज़ के लिए, यहाँ पर ये लिखा है। अब यहाँ पे डेफिनेशन हमने किसी चीज़ की दी नहीं है कि ये प्रपोजल शॉर्ट एंड स्वीट रहे। उसके बाद स्टैटिस्टिक टेक्निक आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में शॉर्ट में लिखिए, और फिर प्रोसीजर आप हो सकता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखिए, या फिर इस तरह का चार्ट भी आप दे सकते हो। अपने टाइप ऑफ रिसर्च के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। आप चाहे तो टाइम टाइम पर इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो आपको लिखते समय इसकी मदद हो। उसके बाद आपके रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस इसका है, इसके रिजल्ट का एक्चुअली क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है, ये आपको शॉर्ट में लिखना है, सो दैट रिसर्च कमेटी ये समझ पाए कि आपका रिसर्च कितना वैल्यूएबल है। उसके बाद आपका जो पूरा रिसर्च है वो किस थेरीज पर बेस है, किस साइकोलॉजिकल लर्निंग थेरीज पर, या जो भी उसका साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, जो भी उसका थ्योरेटिकल बेसिस है, वो आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो ई कंटेंट पैकेज डेवलपमेंट है वो करते समय कौन से साइकोलॉजिकल लर्निंग थेरीज का यूज़ किया गया है उसके बारे में यहाँ इन शॉर्ट लिखा है। उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि नेक्स्ट पॉइंट में एथिकल कंसिडरेशन फॉर द स्टडी, जैसे कि आप जो भी रिसर्च करने वाले हैं उसमें रिसर्च एथिक्स ऑफ रिसर्च का जो कोर्स कंपलसरी किया है यूजीसी ने, उसके हिसाब से आप किस तरह से एथिकल गाइडलाइन फॉलो करने वाले हो, क्योंकि हमारा रिसर्च जो है वो स्टूडेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, इसलिए हमें ये सभी एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। तो आप कैसे इसको टैकल करने वाले हो, आप कैसे एथिकल गाइडलाइन फॉलो करने वाले हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको ये समझना है कि ये एथिकल कंसिडरेशन है, एथिक्स इन रिसर्च क्या है, तो आपको मेरा अलग वीडियो मैंने बनाया, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए। बाद में चैप्टराइजेशन के बारे में लिखिए। कहीं पे 5 चैप्टर है, कहीं पे 7 चैप्टर होते हैं, कई यूनिवर्सिटी में 9 चैप्टर्स होते हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन फॉलो कीजिए। हमने यहाँ पर जो दिए ये टेंटेटिव जनरल गाइडलाइन फॉलो की दी गई है। उसके बाद आपको ये चैप्टर्स के बाद टेबल ऑफ कंटेंट देना पड़ता है, एनेक्सर देना पड़ता है, बिब्लियोग्राफी, कहीं पे रेफरेंस देते हैं, कहीं पे बिब्लियोग्राफी देते हैं। तो ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार आपको चेंजेस करना है। उसके बाद आपको टेंटेटिव शेड्यूल देना है कि आप ये रिसर्च कितने साल में कंप्लीट कर सकते हो। मिनिमम तो 3 साल करने ही होते, उससे पहले आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये जो टास्क है ये अपने हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो, और ये मंथ भी आप अपने गाइड से डिस्कस करके डिवाइड कर सकते हो कि आपको कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। और उसके बाद बिब्लियोग्राफी लिखिए। इसके लिए APA स्टाइल फॉलो कीजिए। ये जो ऑथर्स है उनके सरनेम के हिसाब से अरेंज होने चाहिए। इसको किस तरह से फॉर्मेट भी आप देख लीजिए किस तरह से करना है। इसके अगर कोई लेटेस्ट गाइडलाइन है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो पहले आप रिसर्च बुक्स के बारे में लिखिए, फिर आप ई बुक्स के बारे में लिख सकते हो, फिर रिसर्च आर्टिकल हो उसके बारे में लिख सकते हो, फिर वेबसाइट यूज़ के। इस तरह से आपको ये जो रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट करना था। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि आपको जो बात पर फोकस है वो बात ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम के साथ प्रेजेंट कीजिए। और उसमें से जो लेंदी पार्ट है वो ज़्यादा मत डालिए, एक्स्ट्रा कुछ भी मत डालिए। सारी चीज़ें अपने रिसर्च के बारे में ही हो, ये ध्यान में रखिए। और ख़ास बात, आप अपने रिसर्च की जो सेंटर है उसकी गाइडलाइन फॉलो कीजिए, और अपने गाइड से डिस्कस करके ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए ये आपको जनरल पॉइंट्स है। आपको एक्चुअल जो रिजल्ट है, आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा वो आपके गाइड और आपके रिसर्च सेंटर के मुताबिक होना चाहिए। ये सैंपल मैंने आपके सामने रखा है।